हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए जो खेती लेकर आए हैं वो गुलाब की खेती है। इसके पहले हम गुलाब की खेती से पहले जो हम फ्लोरिकल्चर का सभी इंट्रोडक्शन जो भी ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हमने ऑलरेडी दे दिया है। आज हमारी जो पहली खेती हम फ्लोरिकल्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, यह रोज कल्टीवेशन होने वाली है। रोज कल्टीवेशन तो भाइयों, रोज की खेती जो हम करते हैं बेसिकली इसके दो पर्पस होते हैं। एक तो जो खेती करने का जो हमारा पर्पज है, पहला तो हम कट फ्लावर के उद्देश्य से, उसके बाद जो हम एसेंशियल ऑयल यानी कि हम सुगंधित तेल के लिए भी सुगंधित तेल, उसके बाद जो इसका हम उपयोग करते हैं रोज वाटर, आप लोग जानते ही हैं रोज वाटर। उसके बाद हम परफ्यूम के पर्पस से, उसके बाद इसका जो हम उपयोग करते हैं वह माला जब बनाते हैं तो माले के उद्देश्य से, उसके बाद लूज फ्लावर के लिए, और हम ऑर्नामेंटल के लिए, ऑर्नामेंटल यूज के लिए। देखिए, ऑर्नामेंटल हमारा क्या होता है, जो फ्लोरिकल्चर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हम डाले हैं उसमें हमने ऑर्नामेंटल को डिस्क्राइब किया है। ऑर्नामेंटल में हम बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, जैसे अपन आर्च, उसके बाद पेरगोला या फिर एजिंग पर्पज से, ठीक, इन जगहों पे इनका हम रोज का यूज करते हैं। यूजेज जो है रोज का इन जगहों पे है, यानी इसी पर्पज से हम रोज की खेती करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइड में स्लाइड भी लगी है। तो जो रोज का जो अदर नेम है वह, इसको हम सुंदरता का प्रतीक भी बोलते हैं, लव सिंबल भी है, लव सिंबल है, नेशनल फ्लावर भी है, नेशनल फ्लावर कहाँ का है, हमारा इंग्लैंड है, ईरान है, उसके बाद यूके है। जो इसकी फैमिली है, इसकी फैमिली जो है वह रोजेसी है। ओरिजिन की अगर बात करें हम, तो ओरिजिन हमारा भारत है, इंडिया। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो हमारा 2n = 14 होता है। फ्रूट की बात करें, फ्रूट टाइप की बात करें तो इसको हम हिप्स कहते हैं, और जो हमारा हिप्स होता है वह विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें विटामिन सी का जो परसेंटेज होता है, 100 ग्राम हम हिप्स को ले रहे हैं तो उसमें 100 mg हमारा जो है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। हिप्स हमारा बेरी टाइप होता है और यह ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म इसमें जान लें, एक चीज़ और इसमें होता है, रोजरी क्या होता है, ठीक है। रोजरी क्या होता है, तो वह जगह या फिर जहाँ पे गुलाब उगाया जाता है, वह स्थान जहाँ पे गुलाब उगाया जाता है, उस जगहों को हम रोजरी कहते हैं, उस जगह को हम रोजरी कहते हैं। बात आ जाती है रोजेरियन की, बात आती है रोजेरियन की कि रोजेरियन क्या होता है। तो रोजेरियन हमारा गुलाब की खेती करने वाले को हम रोजेरियन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गुलाब का जो लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, पीला रंग हमारा चेलकोनस के कारण होता है, गुलाब का नीला रंग हमारा डेल्फिनिडिन के कारण होता है, ठीक है।
उसके बाद यहीं पे हम जान लेते हैं गुलकंद क्या होते हैं। गुलकंद क्या होता है। देखिए, तो गुलकंद हमारा गुलाब की पंखुड़ियों को और चीनी को मिला करके गुलकंद तैयार करते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को और चीनी को। अगर इसमें बहुत गुलकंद को जो पूछने वाला क्वेश्चन बनता है, गुलकंद तैयार कैसे होता है, तो चीनी प्लस पंखुड़ियाँ, अनुपात कितना होता है, 1:1 का अनुपात होता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है गुलाब के फूल में तेल की खोज। जो आयल की जो खोज हुई थी, आयल की खोज यानी कि गुलाब का फूल जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली आयल होता है। यह बहुत ही कॉस्टली आयल होता है, कॉस्टली आयल है गुलाब का। इसकी खोज जो कौन किया था, बेगम नूरजहां ने। बेगम नूरजहां ने। अगर गुलाब के फूल में हम आयल की बात करें तो जो हमारा आयल परसेंटेज होता है वो 0.01 से लेकर के हमारा 0.05% तक होता है। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक तेल की मात्रा। देखिए, गुलाब की जो खेती की जाती है ना अपने यहाँ, तो गुलाब की खेती दो प्रकार की जाती है। एक तो रोजा इंडिका है, रोजा इंडिका। उसके बाद रोजा डोमेसियाना। ठीक। तो सर्वाधिक तेल की जो मात्रा होती है वह रोजा डोमेसियाना जो है वह यह चेती गुलाब है, चेती गुलाब। तो चेती गुलाब में जो कि सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। ठीक। उसके बाद राजस्थान में जो देसी गुलाब की खेती कहाँ की जाती है, तो पुष्कर अजमेर में की जाती है। उसके बाद चेती गुलाब की खेती या खमनौर राजसमंद में की जाती है। इसके परिप्रेक्ष्य में कहीं कहीं पे आपको देखने को अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो एक चीज़ें और है जो यहाँ पे चेती गुलाब की, तो यहाँ पे जयपुर में भी आप कह सकते हैं, जयपुर में ही है। ठीक है। राजस्थान में गुलाब का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन कहाँ पे है, अजमेर में है। तो यहाँ पे गुलाब के लिए आप जान लीजिए, रोजा डोमेसियाना में जो आयल का परसेंटेज होता है वह 0.05% होता है। उसके बाद सबसे कम आयल की अगर बात करें तो किसमें होता है, रोजा सेंटिफोलिया, CENTIFOLIA, सेंटिफोलिया में जो परसेंटेज हमारा आयल का होता है 0.01% होता है। उसके बाद रोजा मॉस्चेटा, रोजा मॉस्चेटा, रोजा मॉस्चेटा जिसको अपन हम कुंज गुलाब कहते हैं, कुंज गुलाब कहते हैं। इसमें जो आयल का जो परसेंटेज होता है 0.04% होता है। उसके बाद रोजा BOURBONIANA, इसमें जो हमारा आयल का परसेंटेज 0.04% होता है। रोजा बोरियाना में जो भी हमारा आयल का परसेंटेज होता है 0.04% होता है। उसके बाद बात करें अगर हम, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो गुलाब की मंडी है वो अजमेर में लगती है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान कहाँ पे है, सबसे बड़ा गुलाब उद्यान कहाँ पे है, ब्रिटेन में है, और उसका नाम क्या है, अल्फा गार्डन है। उसके बाद अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे बड़ा जो गुलाब का उद्यान है वह चंडीगढ़ में है, और उस उद्यान का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर बीपी पाल को, डॉक्टर बीपी पाल जो है वह, इनको हम फादर ऑफ
रोज भी कहते हैं, इनको फादर ऑफ रोज भी कहते हैं। और इनकी जो फर्स्ट वैरायटी है, इनकी फर्स्ट वैरायटी जो है वह रोज शरबत है। रोज शरबत, रोज शरबत, रोज शरबत इनकी फर्स्ट वैरायटी है। प्रथम भारतीय गुलाब प्रजनक की अगर हम बात करें, इसके बाद प्रथम भारतीय गुलाब प्रजनक, जो हमारे प्रथम भारतीय जो गुलाब प्रजनक हैं वह वीके राय चौधरी जी हैं। और वीके राय चौधरी जी हैं। वीके राय चौधरी की जो फर्स्ट वैरायटी है, फर्स्ट वैरायटी डॉक्टर एस.डी. मुखर्जी है। डॉक्टर एस.डी. मुखर्जी है। यह वैरायटी 1935 में निकली थी। उसके बाद दूसरे भारतीय गुलाब प्रजनक की हम बात करें, जिनको गुलाब प्रजनक का पितामह भी कहा जाता है, गुलाब प्रजनक का पितामह भी कहा जाता है, तो इनका जो नाम है B.S. भट्टा चटर्जी है। B.S. भट्टा चटर्जी। इनकी जो फर्स्ट वैरायटी आई थी, इनकी जो फर्स्ट वैरायटी है उनका नाम है रामकृष्ण देव। रामकृष्ण देव इनकी फर्स्ट वैरायटी का नाम है। रामकृष्ण देव इनकी फर्स्ट वैरायटी का नाम है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोज से जुड़ी हुई कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में। रोज से जुड़े हुए कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में। इससे पहले हम फ्लोरिकल्चर से जुड़ी हुई कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। फ्लोरिकल्चर इंस्टीट्यूट की बात आई है। फ्लोरिकल्चर इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम जान लें कि जो हमारा फर्स्ट AIRCP, जिसको हम अखिल भारतीय समन्वित पुष्प कृषि सुधार परियोजना कहते हैं, ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1971 में। उसके बाद हमारा ऑर्नामेंटल क्रॉप्स जो स्टार्ट हुआ था, वह IIHR 1969 में स्टार्ट हुआ था या अलग हुआ था। उसके बाद फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग जो हमारा अलग हुआ था, यह IARI से 1983 में अलग हुआ था। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर और चीज़ें जान लें तो फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड, जो कि इंट्रोडक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लावर कैपिटल की बात करें, FLOWER फ्लावर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया है। उसके बाद फोलिएज कैपिटल की बात करें, हम तो यह हमारा फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा जो कि USA में है। ठीक। यहाँ पे संस्था की बात है तो IRAR है। IRAR इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोज, यह है कहाँ, USA में। उसके बाद दूसरा जो हमारा है, दूसरा NRAR नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोज, जो कि नई दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं हम जलवायु की। तो जलवायु की बात करें तो जो गुलाब के लिए जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु है। यह समशीतोष्ण में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। समशीतोष्ण में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। समशीतोष्ण ऋतु में भी हम अगर चाहें इसको
तो आसानी से उगा सकते हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं टेम्परेचर की, देखिए टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए वह लगभग 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसके लिए काफ़ी अनुकूल होता है, उपयुक्त होता है। अब इसमें बात अगर हम करें डे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, डे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो जो डे का जो टेम्परेचर हमारा होना चाहिए वो कम से कम 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और सॉरी, नाइट का टेम्परेचर हमारा होना चाहिए यहाँ पे, और हमारा डे का जो टेम्परेचर होना चाहिए, डे का टेम्परेचर हमारा 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सॉइल की। तो सॉइल की अगर हम बात करें तो गुलाब की जो खेती होती है, गुलाब की खेती हम लोमी सॉइल में भी कर सकते हैं, क्ले लोम में भी कर सकते हैं, यानी कि गहरी दोमट मिट्टी है तो भी आसानी से की जा सकती है, चिकनी दोमट मिट्टी है तो भी आसानी से की जा सकती है। पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच इसके लिए जो अनुकूल पीएच होता है वह 6.5 से 7.5 तक होता है। लेकिन चैती गुलाब की खेती, रोजा डोमिसियाना की खेती हम अगर मिट्टी की पीएच 9 तक है तो भी इसकी खेती हम आसानी से कर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम ऑफ प्लांटिंग की। अगर बात करें हम टाइम ऑफ प्लांटिंग और रोपाई के समय की बात करेंगे, रोपाई का समय, अगर रोपाई के समय की अगर हम बात करें तो जिसका बेस्ट समय होता है सितंबर और अक्टूबर होता है, सितंबर और अक्टूबर। अगर हम बेस्ट टाइम, देखिए बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो रोपाई बेस्ट टाइम, जब भी इसका हम प्रवर्धन करेंगे तो बडिंग की बात करते हैं, तो जो बेस्ट टाइम होता है बडिंग के लिए, बडिंग के लिए जो हमारा बेस्ट टाइम होता है वह मेरे भाई नवंबर से लेकर के हम फरवरी तक बडिंग की क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद अगर कटिंग की हम बात करें, बेस्ट टाइम कटिंग, अगर हम कटिंग की बात करें तो कटिंग के लिए जो हमारे लिए सूटेबल टाइम होता है वह जून टू नवंबर तक हम कटिंग कर सकते हैं। एक टर्म और है प्री कूलिंग टेम्परेचर, सॉरी प्री कूलिंग टेम्परेचर की बात करें हम तो गुलाब के लिए जो टेम्परेचर होता है प्री कूलिंग वह 1 से लेके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद अब अगला बात हम करेंगे प्रवर्धन की। प्रवर्धन को हम प्रोपोगेशन या प्रसारण कहते हैं, प्रवर्धन को प्रोपोगेशन या प्रसारण कहते हैं। गुलाब में जब भी हम प्रसारण की बात करते हैं तो प्रसारण से तात्पर्य हमारा यह होता है कि एक पौधे से एक दूसरा नया पौधा तैयार करना, वही प्रसारण या प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन गुलाब में हम बेसिकली टी बडिंग के द्वारा करते हैं, सिल्क बडिंग भी कभी होता है, कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हम प्रवर्धन जो बडिंग की सहायता से, जो टी बडिंग की सहायता से हम तैयार करते हैं तो हमारा 2 ईयर में जो कि पौधा तैयार हो जाता है। बडिंग द्वारा अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो बडिंग के द्वारा, यहाँ पे जो बडिंग है तो जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तैयार करने का समय हमारा नवंबर फरवरी है। ठीक है, उसके बाद अगला हम रूट स्टॉक की बात करेंगे। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, कलम को नर्सरी में लगाने से पूर्व हम क्या करते हैं 400 ppm IBA घोल से उपचारित कर लेते हैं, घोल से उपचारित कर लेते हैं। क्यों करते हैं भाई, इससे जो होता है ना हमारा जो रूट ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से और अच्छे तरीके से होता है। जब भी हम कलम में नर्सरी करते हैं तो 10 गुणे 30 के अंतराल पे भी हम उसको नर्सरी को लगाते हैं। उसके बाद मूल वृंत की बात करें जिसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं, रूट स्टॉक को अपन मूल वृंत कहते हैं। मूल वृंत मूल वृंत के लिए अगर हम कहें तो वेस्टर्न इंडिया के लिए
जो हमारा रूट स्टॉक होता है रोजा मल्टीफ्लोरा है। रोजा मल्टीफ्लोरा, जिसको हम एडवर्ड रोज भी कहते हैं। एडवर्ड रोज कहते हैं। उसके बाद नॉर्थ इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के लिए बात करें तो हम रोजा इंडिका हम रूट स्टॉक यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रोज टाइप की, इसके गुलाब के किस्मों के बारे में। रोज टाइप के बारे में जो हमारी पहली किस्म यहाँ पे है हाइब्रिड टी है। हाइब्रिड टी को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है हाइब्रिड टी जो क्रॉस कैसे बना है। तो यह हाइब्रिड टी जो है हाइब्रिड परपेचुअल और चाइना टी रोज के क्रॉस से हमारा हाइब्रिड टी बना हुआ है। और इसकी जो फर्स्ट वैरायटी की अगर बात करें, इसमें थोड़ी सी और बात कर लें। हाइब्रिड टी जो है हाइब्रिड टी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। हाइब्रिड टी की जो फ्लावरिंग है वह 42 डेज में स्टार्ट हो जाती है। फ्लावरिंग 42 डेज में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसकी बात करें हम, लॉन्ग ब्रांच पे एक फ्लावर आता है। इस प्रजाति में बड़े आकर्षक पुष्प लगते हैं एवं विश्व की सबसे प्रचलित प्रजाति भी है। ठीक है। उसके बाद जो इसका स्टोरेज करते हैं, इसका एक खासियत और है, लॉन्ग स्टोरेज होता है। इसकी फर्स्ट वैरायटी जो होती है, जो इसकी फर्स्ट वैरायटी है ला फ्रांस, ला FRANC, ला फ्रांस इसकी फर्स्ट वैरायटी है। किसके द्वारा निकाली गई थी? तो देखिए भैया 1867 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और उनका नाम था गुडलॉट। उनका नाम था और इनके द्वारा ही यह वैरायटी निकाली गई थी। ठीक है। और इसमें अगर वैरायटी की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कई कलर भी होते हैं। येलो कलर होता है, येलो कलर। उसके बाद हमारा ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर। उसके बाद हमारा क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड, जिसको हम गहरा लाल बोलते हैं। ऑरेंज को तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद येलो, पीला कलर। उसके बाद पिंक कलर में भी हमारा हाइब्रिड टी होता है। पिंक कलर के बाद वाइट भी होता है, वाइट कलर की एक वैरायटी हमारी स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद है जो कि वाइट कलर की वैरायटी है। पिंक की बात करें अगर हम तो सोनिया हमारी पिंक कलर की वैरायटी है। इसमें मिसचीफ हमारी पिंक कलर वैरायटी है। येलो की बात करें तो भाई देखिए पहली बात तो जो फुल मंडी से अल समीर आप याद कर लें, तो अल समीर हमारी येलो कलर वैरायटी है। सिंदूरी ऑरेंज येलो वाली वैरायटी है। क्रिम्सन रेड की अगर बात करें, इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट ये भी है, लाल बहादुर। इसमें बहुत सारे वैरायटी है। सुपर स्टार है, फर्स्ट प्राइज है, ब्लू मून, अर्जुन अनुपमा, ठीक है, अपोलो, पैराडाइज, फ्लेमिंग सनलाइट। ठीक है। तो ये हमारी टी रोज हाइब्रिड टी की वैरायटी होगी। उसके बाद हमारी जो अगली वैरायटी है फ्लोरीबंडा की अगर हम बात करें तो जो फ्लोरीबंडा का जो संकरण है वह हाइब्रिड टी और पोलियंथा, जिसको हम ड्वार्फ पोलियंथा भी कहते हैं। तो जो फ्लोरीबंडा का जो क्रॉस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्लोरीबंडा जो कि पोलियंथा और हाइब्रिड टी। पोलियंथा जो है उसमें ड्वार्फ पोलियंथा था। ठीक है। और इसको किया किसने था क्रॉस? तो जिसका क्रॉस किया था वो पालसेन, जो फ्लोरीबंडा का पालसेन नामक कोई वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1912
1912 में ड्वार्फ पोलियंथा और हाइब्रिड टी का क्रॉस करके फ्लोरिबंडा बना था। फ्लोरिबंडा नई वैरायटी इसकी किस्म को विकसित किया था। और इनकी जो फर्स्ट वैरायटी इनकी रोधती थी। रोधती इनकी फर्स्ट वैरायटी थी। ठीक, इसकी अगर बात कर लें तो यह 45 दिन के बाद 45 डेज बाद फ्लावरिंग इसमें होने लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसका फ्लावर जो होता है, इसके फ्लावर की अगर बात करें, स्मॉल होता है और इसमें नंबर ऑफ फ्लावर अधिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है पोलियंथा। इसके बाद हमारा पोलियंथा आता है। पोलियंथा की अगर हम बात करें तो जो हमारा पोलियंथा है, पोलियंथा की अगर हम बात करें तो जो हमारा पोलियंथा है यह रोजा मल्टीफ्लोरा और रोजा विच रूरियाना रोजा WICH URIANA और रोजा चाइनेंसिस के क्रॉस से हमारा पोलियंथा निकाला गया है। इसकी जो फर्स्ट वैरायटी देखिए, बहुत ज़्यादा वैरायटी इसमें तो हैं, लेकिन इसकी हर वैरायटी की फर्स्ट वैरायटी और उसका क्रॉस किसके संकरण से हमारा पोलियंथा बना है। रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा विचुरेरियाना और रोजा चाइनेंसिस के क्रॉस से हमारा पोलियंथा बना है। और इसकी पोलियंथा की जो फर्स्ट वैरायटी हमारी निकाली गई थी वह ला पक्यूरिटी थी। कौन सी वैरायटी थी? ला पक्यूरिटी इसकी फर्स्ट वैरायटी थी। अदर वैरायटी की बात करें इसमें तो स्वाति है, उसके बाद रश्मि के बाद नर्तकी भी इसकी। भाई नर्तकी तो ऑलरेडी एक वैरायटी हमारी गुलाब की है। अक्सर करके फूलों को लोग नर्तकियों के ऊपर ही आजकल बिखेर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिनिएचर गुलाब की। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो मिनिएचर गुलाब की बात करने वाले हैं। मिनिएचर जो गुलाब होता है, इस प्रजाति के गुलाब को हम बेबी गुलाब भी कहते हैं। कौन सा गुलाब कहते हैं? बेबी गुलाब भी कहते हैं भाई, बेबी गुलाब कहते हैं। अगला फेरी गुलाब भी कहते हैं। उसके बाद मिनी गुलाब भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रजाति को जो मेनली उगाया जाता है ग्रो इन पॉट या फिर गमला कह सकते हैं, गमलों में इसको उगाया जाता है। यह जो मिनिएचर जो हमारा आया था वह चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ है। कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसकी जो वैरायटी की बात करें या फिर इसकी और बात करें तो जो इसके पौधे होते हैं, जो इसके प्लांट होते हैं मेरे भाई, बहुत कम्पैक्ट होते हैं। कम्पैक्ट का मतलब बहुत घना होता है। इसका जो पौधा बहुत घना होता है। कम्पैक्ट के साथ साथ ड्वार्फ होता है, यानी कि बौना भी होता है। और इसके उपयुक्त की बात बता दें कि यह गमलों के लिए ही ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद इसके वैरायटी की अगर हम बात करें, अच्छा एक बात इसमें आप और जान लीजिए कि जो हमारा मिनिएचर है यह रेसिस्टेंस वैरायटी होती है। डिजीज और पेस्ट के लिए। डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, अगर डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस की वैरायटी पूछ दिया जाए तो उसमें मिनिएचर हमारा जो होगा वो रेजिस्टेंस और पेस्ट वैरायटी होगी। रेजिस्टेंस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है और पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसके वैरायटी की अगर हम बात करें तो डीजल चार्म है,
दिल्ली स्कारलेट है, समर बटर है, पार्टी गर्ल है, ठीक है, चंद्रिका है, रेनबो है, लॉलीपॉप भी है, ठीक। उसके बाद अगला जो हमारा है लता गुलाब, ठीक। अगर लता गुलाब की बात करें, देखिए लता गुलाब की बात करें तो क्लाइंबर की बात करें, क्लाइंबर लता गुलाब से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी गुलाब की किस्म जो चढ़ने वाली होती है, बेल की तरह वृद्धि करती है, उसकी लता बढ़ती जाती है, उसकी शाखा लंबी होती है, झुकी रहती है, यानी इसको चढ़ने के लिए या स्टेबल होने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो इसमें सहारे की ज़रूरत होती है। तो भाई सहारा से आप स्पष्ट करें, भाई अगर हम आपको सहारा दे रहे हैं मतलब सिंपैथी प्रदान कर रहे हैं, अगर हम आपके पास कोई परेशानी है और आपको हम कोई सहारा दे रहे हैं मतलब थोड़ी हमारी आपसे सिंपैथी है, तो सिंपैथी से आपको याद करना है कि सिंपैथी लता गुलाब की एक वैरायटी भी है, सिंपैथी लता गुलाब की एक वैरायटी भी। अभी लता है तो ऊपर चढ़ेगी ही, लता है तो ऊपर ही चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी, ऊपर मतलब आकाश की तरफ, तो आकाश प्रदीप भी इसकी एक वैरायटी है। उसके बाद आप जानते होंगे कि जब आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, छोटी कक्षाओं में, तो उसमें लैमार्क और डार्विन का सिद्धांत हुआ था, जहाँ पे जिराफ की गर्दन लंबी वगैरह बताई जाती थी। तो किसका सिद्धांत था भाई? लंबाई की बात होती थी तो जिराफ की गर्दन की लंबाई की बात हुई थी तो लैमार्क वाली ही बात होती थी। तो लैमार्क से आपको याद करना है कि यह लता की ही एक वेराइटी है। अब इसके बाद हम अन्य वेराइटी की अगर हम बात कर लें, अन्य किस्मों की बात कर लें, तो तुषार जो हमारी वेराइटी है वह सफ़ेद रंग की किस्म है। ला फ्रांस को हमने बता दिया था, सबसे पहली संकर किस्म है। बस सुचित्रा और मोहिनी, सुचित्रा और मोहिनी जो है वह कांटे की रहती है। इसकी एक और थॉर्नलेस वेराइटी जिसको अपन बोलते हैं पूसा मोहित, एक और कांटे थॉर्नलेस वेराइटी जो है यह हमारा पूसा मोहित है, पूसा मोहित, ठीक। यानी यह कांटे रहित वाली जो वेराइटी है वो सुचित्रा है और मोहिनी है। उसके बाद अन्य किस्मों की हम बात करें तो हमारी रक्तगंधा है, डॉक्टर बीपी पाल को हमने बता दिया। होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो होमी जहांगीर भाभा की भी बात हम किए ही हैं, तो होमी जहांगीर भाभा यह अन्य वेराइटी हमारी है। उसके बाद GS रंधावा हमारी वेराइटी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी हमारी गुलाब की वेराइटी है। उसके बाद डॉक्टर भरत राम हमारी गुलाब की वेराइटी है, ठीक है। पूसा कोमल भी हमारी गुलाब की वेराइटी है। तो जो महत्वपूर्ण किस्में हैं गुलाब की उनको आपको बता दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रूनिंग की, उसके बाद हम प्रूनिंग की बात करते हैं। अगर हम प्रूनिंग की बात करें, अगर हम प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग की बात करने से पहले अगर हम प्रूनिंग की बात करें, प्रूनिंग की बात अगर हम करें दोस्तों, तो प्रूनिंग की बात करें अगर हम, तो प्रूनिंग का जो मतलब होता है वह कृंतन होता है, छटाई होता है। अब बात आती है भाई छटाई या कृंतन या प्रूनिंग होता क्या है, तो अवांछित, मृत और रोगग्रस्त टहनियों को जड़ों या पौधों के किसी अन्य भाग से हटाने को ही हम प्रूनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में ऑलरेडी हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि ट्रेनिंग प्रूनिंग होता क्या है। तो प्रूनिंग में आप इतना समझ लीजिए कि पौधों की कटाई छटाई, कैसे पौधों के उन भागों की कटाई छटाई जो अवांछित हो, जिनको आप नहीं चाह रहे हो, जो मृत हो गए हैं, रोगग्रस्त हो गए हैं, उनकी हम कटाई छटाई करते हैं। प्रूनिंग में हम कटाई करते हैं, क्या करते हैं भाई? कटाई छटाई करते हैं, कटाई छटाई करते हैं किनकी? रोगग्रस्त, रोगग्रस्त या अवांछित की, अवांछित की कटाई कटाई करते हैं। अब इनसे हमारी प्रूनिंग से लाभ क्या होता है? लाभ की अगर बात करें, देखिए लाभ की बात करें तो इसके जो शेप में होता है, जो इसका शेप होता है पौधे का, वह इम्प्रूव होता है, ठीक। अगर अगली बात करें तो जो उसका ग्रोथ होता है वह इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद अगली अगर बात करें तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वह इम्प्रूव होती है। उसके बाद अगली अगर हम बात करें तो एनर्जी डाइवर्जन होता है, एनर्जी डाइवर्ट होती है,
एनर्जी का डाइवर्जन होता है वन पार्ट टू another पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक, यानी जब हम कटाई छटाई करते हैं, जो कोई एक भाग अगर हम काट दे रहे हैं तो वहाँ की एनर्जी जो उस शाखा में जाती थी वो एनर्जी डाइवर्ट हो रही है, दूसरे पार्ट में वो पहुँच जा रही है। ठीक है, तो इसके प्रूनिंग क्या होता है अभी जान लिए हम। इसके हम टाइमिंग की बात करें कि प्रूनिंग के समय क्या होता है, तो प्रूनिंग का जो समय होता है, टाइम की अगर बात करें तो यह बेस्ट जो टाइम होता है अक्टूबर होता है। अक्टूबर का टाइम बहुत ही सूटेबल होता है। अगर हम बात करें कि अब प्रूनिंग हमें करनी कब चाहिए, देखिए भाई, अगर आपको जब फूल की आवश्यकता है तो आप ये जान लीजिए कि आपको फ्लावर की आवश्यकता कब होती है। तो फ्लावर की आवश्यकता से लगभग 45 दिन पहले हम जो कि प्रूनिंग कर लेते हैं। अब टूल्स की अगर बात कर लें हम, प्रूनिंग टूल्स क्या होते हैं, तो जो हमारे प्रूनिंग टूल्स होते हैं वो सिकेटियर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिकेटियर्स होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रूनिंग नाइफ होता है। प्रूनिंग नाइफ होता है। उसके बाद अगर बात आती है कि भाई कितना हमें प्रून करना चाहिए, कितनी हमें कटाई करनी चाहिए, तो ये कटाई से बात आप स्पष्ट कर लीजिए कितनी करनी चाहिए। अगर लता वाली गुलाब है तो 2-3 वर्ष में एक बार करनी चाहिए, और हाइब्रिड जो गुलाब है उसमें हर वर्ष करना चाहिए। पॉलियंथा की बात करें या फ्लोरिबंडा की बात करें तो इन सब में सबसे कम प्रूनिंग होती है। सबसे खास बात एक बात और आप लोग याद रख लीजिए कि जब प्रूनिंग हम करें तो प्रूनिंग करने के बाद हमें ब्लाइटॉक्स या बोर्डो पेस्ट का लेप लगा देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम गुलाब में की जाने वाली जितनी भी अंतःसस्य क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहली चीज़ जो हमारी आती है वो डिसबडिंग आती है। पहली चीज़ अगर हम बात करें तो डिसबडिंग होता क्या है, देखिए भाई, जब भी कोई भी संकर किस्में जो होती हैं, संकर किस्मों में जो पुष्प लगते हैं वो काफ़ी गुच्छों में लगते हैं। तो गुच्छों में जब लगते हैं तो जब मान लीजिए किसी भी एक शाखा में फ्लावर की संख्या अधिक है तो कोई भी फ्लावर उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा। तो इसलिए बीच के एक फ्लावर को छोड़ करके बाकी जो उसके सहायक फ्लावर हैं उनको हटा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम डिसबडिंग कहते हैं, और इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बड़े और आकर्षक पुष्प प्राप्त करने का होता है। उसके बाद थोड़ी सी अगर हम बात चर्चा करें तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वह सिंचाई पे करेंगे। इरिगेशन की बात करें जिसको अपन हम सिंचाई बोलते हैं। अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो गुलाब में होता है अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर हम ग्रीष्म काल में सिंचाई की बात करें, ग्रीष्म में यानी गर्मी में सिंचाई की बात करें तो 2 से 3 बार सिंचाई प्रति वीक करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम शरद ऋतु की बात करें, शरद या शीत ऋतु की बात करें तो एक सिंचाई लगभग 1 माह में करनी पड़ती है। और सिंचाई से रिलेटेड एक टर्म और जान लीजिए कि अगर आप प्रून करते हैं, यानी कि अगर आप छटाई करते हैं तो छटाई के बाद नो इरिगेशन, यानी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे अब इरिगेशन अगर आप पढ़ लिए हैं तो अब थोड़ी सी चर्चा खाद और उर्वरक पे कर ले। खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें, देखिए बेस्ट टाइम जो हमारा होता है खाद उर्वरक देने का तो अक्टूबर मंथ होता है। खाद उर्वरक का बेस्ट टाइम हमारा अक्टूबर होता है। कब? प्रूनिंग के तुरंत बाद, इमीडिएट आफ्टर प्रूनिंग। उसमें हम करते क्या है, देखिए जो FYM देते हैं, FYM जो हम देते हैं वह 10 kg देते हैं। कैसे देते हैं भाई? पेड़ के चारों तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर की एक गहरी 45 सेंटीमीटर गोलाई की एक गड्ढा खोद के उसमें से मिट्टी निकाल देते हैं। उसके बाद हम 10 kg जो गोबर है और मिट्टी को मिक्स करके उस गड्ढे में देते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो हम लगभग 75 ग्राम पर प्लांट देते हैं। फास्फोरस की अगर बात करें तो लगभग 125 ग्राम पर प्लांट देते हैं। और पोटास की अगर हम बात करें तो 35 ग्राम पर प्लांट देते हैं। देखिए उपरोक्त जो भी नाइट्रोजन की मात्रा दी जाती है वह सॉइल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। पहले हम
सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो सॉइल टेस्टिंग के अनुरूप करनी चाहिए। देखिए, अगर एग्जाम में पूछता है खाद और उर्वरक गुलाब की पूछता है तो पहली बात ये लिखिए कि गुलाब की खेती के लिए जो भी खाद और उर्वरक मृदा जांच के अनुरूप देनी चाहिए। अगर मृदा जांच संभव न हो तो हम गोबर की खाद 10 kg पर प्लांट, नाइट्रोजन 75 ग्राम पर प्लांट, फास्फोरस 125 ग्राम पर प्लांट और पोटास 35 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से देना चाहिए। खाद के तुरंत बाद हमें सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद अगर फोलर स्प्रे की बात करें तो हमें जो NPK देना चाहिए वह जो फोलर स्प्रे की अगर बात करें फोलर की बात करें तो जो NPK चाहे तो हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो NPK हम 30-30-30 का स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहें माइक्रो न्यूट्रिएंट तो हम IBA लगभग 500 ppm का IBA दे सकते हैं। IBA या फिर NAA का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे जड़ों का विकास शीघ्र रूप से हो जाता है। उसके बाद जो हमारा है विटरिंग क्या होती है? इस क्रिया में गुलाब के पौधे में 10 से 14 दिन तक सिंचाई को रोक करके जड़ों के पास से मिट्टी हटा देते हैं, जिससे सूर्य के संपर्क में आ जाता है। और इस क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य हमारा होता है कि जो भी बीमार शाखाएं होती हैं उनको स्वस्थ बनाने का हमारा काम होता है विटरिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम कीट की बात करें अगर इसमें हम कीट की बात करें तो इसमें कीट हमारा होता है मोयला कीट लगता है, तनाछेदक कीट लगता है, थ्रिप्स लगते हैं, स्पाइडर लगते हैं और माइट्स लगते हैं। अगर हम कीट की बात करें तो अगर मेनली कीट की बात करें इसमें जो तो रेड स्केल इंसेक्ट होता है जो कि लाल सल्क कीट होते हैं, लाल सल्क कीट। ठीक है, लाल सल्क कीट इसमें। उसके बाद अगला हम इसमें उपज की अगर बात करें हम यहाँ पे उपज की अगर बात करें देखिए इस उपज जो इसमें होता है 2500 से 3000 kg फ्लावर हमको प्राप्त होता है उपज में। ठीक है, उसके बाद आयल को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। अगर इसके बाद उपज की बात करें उपज के बाद अगर हम एक बात करें स्टोरेज की अगर हम बात करें देखिए स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 0.5 से हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। और स्टोरेज की जो लाइफ होती है यह 7 से 10 दिन की होती है। 7 से 10 दिन की स्टोरेज लाइफ होती है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके परिपक्वता सूचकांक की कि हमें हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, कटाई कब करनी चाहिए, तो जो हमारा कट फ्लावर होता है कट फ्लावर का मतलब कि जिसमें हमारे उसके जो टहनी जो लगी होती है तो कब करनी चाहिए। तो देखिए कट फ्लावर का उद्देश्य ही होता है टाइट बड़ी स्टेज हो कि जो कि दूरस्थ बाजार में आसानी से बेचा जा सके। उसके बाद हमारा लूज फ्लावर की बात करें लूज फ्लावर का रूप यानी कि जब पुष्प जो होता है ना पूरी अच्छी तरीके से खिल जाए तो हमें लूज फ्लावर की कटिंग कर देनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला जो हमारा आता है वह लास्ट है हमारा पल्सिंग। देखिए भाई पल्सिंग है क्या? तुड़ाई के बाद जब हम फ्लावर को तोड़ दे रहे हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। जब हम सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम एक प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। तो देखिए इस क्रिया के लिए हम बेसिकली जो पल्सिंग करते हैं तो पल्सिंग में हम करते क्या है कि 1 से 3% जो हमारा शुगर होता है, कहीं की बुक में 20% भी लिखा है, तो जो भी उचित लगे, चीज़ें सब सिमिलर हैं, यह वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है। 1 से 3% शुगर का घोल और हमारा 100 से 200 ppm जो होता है ppm HQC हाइड्रोक्सी क्यूनॉन का उपयोग करते हैं हम। इसके जो फूल है ना फूल की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इससे फूल की सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर की मतलब विकार के बारे में। देखिए यहाँ पे जो प्लांट प्रोटेक्शन होता है तो इंसेक्ट डिजीज और डिसऑर्डर्स होता है। तो डिसऑर्डर में मुख्यतः जो गुलाब में 3 ही डिसऑर्डर होते हैं। एक तो पहला बेंट नेक होता है, बेंट नेक होता है जिसको लिम्प नेक भी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा होता है स्लिम्पनेस होता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा होता है वह बुल हेड होता है।
ठीक है। ये 3 डिसऑर्डर होते हैं जो हमारा स्लिम्पीनेस होता है, जो हमारा स्लीपीनेस होता है, स्लीपीनेस यह इथाइलिन इंजरी के कारण होता है। इथाइलिन इंजरी जो कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के समय जब हम इथाइलिन का प्रयोग वगैरह करते हैं उसके कारण हमारा स्लिम्पीनेस होता है। उसके बाद बेंट नेक की अगर बात करें तो बेंट नेक या लिम्प नेक की बात करें तो हमारा स्टोरेज डिसऑर्डर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पूरे और अच्छी तरीके से देखते हैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए अगर कोई भी चीज़ें हैं तो आप अच्छी तरीके से उसको पार पा सकते हैं। बाकी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं तो आपको गुलाब की खेती से संबंधित कोई तथ्य नहीं छूटने वाला है। वीडियो को अच्छे से आप देखिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर उत्साह बढ़ाने के लिए कोई चीज़ें जो रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।